मैं हूं सैयद जावेद नईम। दोस्तों, जब मेरे और आपके कदम बढ़ेंगे एक साथ तवाफ़े जहां के लिए, और अब तुम दोनों ना उसे अपने घर से चुराओगे। नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं हवा महल पर और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे झरोके हैं, कितनी सारी खिड़कियां हैं। इसको बनवाया था यहाँ के राजा सवाई राम सिंह ने 1799 में। मेरी जो जर्नी थी वो जब मैं बहुत छोटा था शायद जब शुरू हो गई थी। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो स्कूल कॉलेजेस में हम लोग के थिएटर और प्लेज होते हैं, मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। मैं कहूँगा कि मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मैं बड़े अच्छे लोगों से मिला और उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे ट्रेन भी किया। उस प्ले को करने के बाद नेक्स्ट डे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में उस प्ले की जो है वो पिक्चर आई। उस शूट से पहले तो जहाँ वो बैठी थी, जहाँ पे उनका मेकअप हो रहा था, वहीं पर मुझे बैठाया गया। तो मैं उस टाइम पर सिर्फ एज एन एक्टर अपने आप को नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था कि मैं बॉम्बे इंडस्ट्री में आ गया हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जब कश्मीर पहुँचे थे इस शो की शूट करने, तो आर्मी की हेल्प से हम लोग ऐसे रिमोट एरियाज़ में गए जहाँ पर आम जनता का जाना अलाउड नहीं है। लेकिन मेरा जो मेजर फोकस था वो था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इंस्पो टॉक्स। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंटरटेनमेंट, 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 ये डायलॉग तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज हम आपको जिन गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं वो बिलोंग करते हैं एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री से। इन्होंने मास मीडिया कम्युनिकेशन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर फॉर अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स in the year 2003. Since then, it's more than 20 years he's part of various shows for different news and entertainment channels like BBC, AXN, NDTV, Sony TV and many more. Today, he's working as a consultant with many channels and production houses based in Delhi and Mumbai. इनके कुछ पॉपुलर शोज आप सभी ने देखे होंगे, जैसे झलक दिखला जा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, FIR, लापतागंज एंड मैनी मोर। बनिहाल टनल से गुजरने के बाद जो पहला नजारा दिखता है आपको वो है ये खुले चौड़े मैदान, ऊंचे नीचे पहाड़, हवा में थोड़ी सी ठंडक, वादी कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का एपिसोड और मिलते हैं मिस्टर सैयद जावेद नईम से। हाय सर, वेलकम टू आवर चैनल। सर, जैसे कि हम जानते हैं आपने इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया है, तो आपने अब तक के सफ़र के बारे में बताइए। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन इंस्पो टॉक्स स्वाति। सफ़र जैसा कि हर किसी के साथ होता है, कुछ उतार चढ़ाव होते हैं और कुछ उसकी यादें होती हैं और कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं, और आपके शो का नाम भी इंस्पिरेशन से ही निकला है, इंस्पो टॉक्स। मेरी जो जर्नी थी वो जब मैं बहुत छोटा था शायद जब शुरू हो गई थी। वो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को फिल्म्स और ये एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखने का बड़ा शौक़ था। नॉट जस्ट लाइक वॉचिंग फिल्म्स, बट उनको जैसे मुशायरे होते थे और कोई थिएटर फेस्टिवल कुछ होता था तो वो उसमें जाते थे और मुझे भी अपने साथ ले जाते थे, और मैं बहुत छोटा था उस टाइम पर। तो शायद वहाँ से ये मेरे अंदर आना शुरू हो गया, इनबिल्ट जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर से पहले से ही कुछ चीज़ शुरू हो जाती है। तो ये शुरुआत तो शायद वहाँ से हो गई थी, और ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा होगा मेरे यहाँ तक पहुँचने में। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो स्कूल कॉलेजेस में हम लोग के थिएटर और प्लेज होते हैं, मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और बड़ा मैं कहूँगा कि मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मैं बड़े अच्छे लोगों से मिला और उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे ट्रेन भी किया। मैं स्कूल टीचर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, थिएटर पर्सनालिटीज़ या सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से ट्रेन किया, उन्होंने बड़े अच्छे से सिखाया, बताया। और मैं जब भी किसी कंपटीशन में या जब भी किसी प्ले में पार्टिसिपेट करता था तो मुझे कोई ना कोई अवार्ड या मुझे कोई ना कोई जिसे कहते हैं ना मेडल्स, वो ज़रूर मिलता था। मतलब है ये नहीं था कि हाँ ठीक है कंसोलेशन प्राइज़ मिल गया या आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, और फर्स्ट 3 में हमेशा मैं रहा। तो मेरा एक्टिंग, मेरा राइटिंग, मेरा डायरेक्शन, मेरा प्रोडक्शन, सब चीज़ें वहीं से शुरुआत हो गई थी। और कॉलेज के साथ साथ फिर मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें करी थिएटर के अंदर। जैसे मैंने एक फ्रेंच प्ले किया ऑलियंस के साथ, और वो हिंदी में ट्रांसलेशन था उसका। वहाँ पे मुझे एक बड़ा छोटा सा रोल मिला था।
तो उस प्ले को करने के बाद नेक्स्ट डे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में उस प्ले की जो है वो पिक्चर आई, और उन जितनी भी पिक्चर्स थी उनमें मेरा फेस जो है वो सबसे अलग नज़र आ रहा था। मतलब जो पिक्चर्स जितनी भी जर्नलिस्ट ने ली थी उसमें मुझे काफ़ी उन्होंने हाईलाइट किया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उससे पहले मैं अपने आप को न्यूज़पेपर में या किसी ऐसी प्रिंट मीडिया में नहीं देखा था। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा और इंस्पिरेशन मिला कि मुझे और भी कुछ इससे ऊपर चल के कुछ करना चाहिए, और धीरे धीरे आई हैव स्टार्टेड डूइंग सर्टेन थिंग्स इन थिएटर, और उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया। तो ये मेरी शायद एक जर्नी का जो एक वो था, सीढ़ियाँ चढ़ने का प्रोसेस था, वो इस तरीके से स्टार्ट हुआ। राइट सर, थैंक यू सर। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने काफ़ी बड़े बड़े शोज़ किए हैं, पर इस इंटरव्यू से पहले मैंने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च किया एंड आई गॉट टू नो कि आपने काफ़ी हिट शोज़ किए हैं लाइक लापतागंज, कसम से एंड मैनी मोर। तो सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। आप सही कह रही हैं, मैंने काफ़ी सारे शोज़ में एक्टिंग भी करी है। वो मैंने कंटिन्यूशन में तो नहीं करी, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था बिहाइंड द प्रोडक्शन के चीज़ें करने में, राइटिंग और डायरेक्शन में। लेकिन हाँ, मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मुझे बड़े अच्छे शोज़ मिले जहाँ पे मैंने एक्ट किया, और बड़े अच्छे आर्टिस्ट के साथ किया। लापतागंज की जो टीम थी, जो आर्टिस्ट थे, वो बड़े फेमस थे, उनके साथ मैंने एपिसोड्स किए। और कसम से मैं जो अभी बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं प्राची देसाई, उनके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन था उस शूट से पहले। तो जहाँ वो बैठी थी, जहाँ पे उनका मेकअप हो रहा था, वहीं पर मुझे बैठाया गया। और उस टाइम पर वो प्राची देसाई नहीं बनी थी, मतलब वो उनके पोस्टर्स और बैनर्स बड़े बड़े लग चुके थे कि एक नया शो आने वाला है कसम से। तो जो क्रिएटिव डायरेक्टर था उस शो का, वो मेरे दोस्त का दोस्त था। उन्होंने मुझे मुलाकात करवाई कि इनके पोस्टर्स और बैनर्स जो हैं वो तो आपने देखे होंगे इस शो के। तो अब मैंने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन मुझे अजीब सा भी लग रहा था। ये कहते हो कि नहीं, मैंने देखे तो नहीं है, लेकिन हाँ शायद मैंने देखे। मतलब मैंने कुछ गोलमोल सा जवाब दिया उसका। मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि उन्हें ये लगे कि यार मैं तो मेन एक इतना बड़ा शो कर रही हूँ और मेन एक्ट्रेस हूँ, इस शो की प्रोटैगनिस्ट हूँ, और ये ऐसे इसी शो में एक्ट करने आए हैं, इन्हें पता नहीं है। तो मैंने कहा हाँ शायद देखा है, ऐसा कुछ करके बोला। एंड दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद प्राची देसाई। तो उसके बाद हालांकि हमने बहुत कुछ काम और नहीं किया, मैंने 1-2 एपिसोड किए, लेकिन वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और इस तरीके से मेरी एक जर्नी जो मुंबई में जाके जैसे लोगों की शुरुआत होती है, तो मैं उस टाइम पर सिर्फ एज एन एक्टर अपने आप को नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था कि मैं बॉम्बे इंडस्ट्री में आ गया हूँ, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और वो क्या क्या कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग भी एक पार्ट था, क्योंकि कॉलेज में हम लोगों ने करी थी, थिएटर मैंने कर रखा था। और जब मैंने जामिया से मास कम्युनिकेशन किया, तो वहाँ पर एक्टिंग का भी एक पूरा सब्जेक्ट होता था जो हमें पढ़ाया जाता था, और हम प्ले करते थे, फाइनल प्ले। तो वो तो एक जैसे मतलब अगर हम शुद्ध देसी ज़बान में बोलें तो वो एक्टिंग का कीड़ा तो था ही, तो वो तो सभी करते हैं। और लेकिन मेरा जो मेजर फोकस था वो था स्टोरी टेलिंग, अच्छी स्टोरीज़ को बताना, अच्छी स्टोरीज़ को लोगों तक पहुंचाना। और उसी जर्नी के अंदर मुझे ये करने का भी मौका मिल गया कि अगर मैं कुछ राइटिंग कर रहा हूँ या मैं किसी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं उसमें एक्ट भी कर लेता हूँ। और वो इसलिए एक्ट नहीं करता हूँ कि सिर्फ मुझे शौक़ है, बल्कि कोई ऐसा एक्टर मिला ही नहीं जो उस कैरेक्टर को कर सके। तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मुझसे कहते थे कि भाई आप करिए, बिकॉज जो आपने नरेशन दिया था स्क्रिप्ट का वो बड़े अच्छे से दिया, एंड आई थिंक यू आर मोर सूटेबल इन डूइंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर देन एनी अदर पर्सन हु इज़ कमिंग फॉर द ऑडिशन। तो आई थिंक ये एक्टिंग का वहाँ से लगा मुझे कि मेरी शुरुआत हुई है, और बड़े अच्छे शोज़ किए हैं। और दूरदर्शन का एक शो था, ट्रैवल शो था, वो मैंने एज एन एंकर किया। नाजरीन, पुष्कर एक ऐसा कस्बा है जो बहुत कदीम है और जिससे कई रिवायतें मंसूब हैं। अजमेर शहर की जद में बसा ये बहुत पुराना रिहायशी इलाका है। तो सबसे ज़्यादा मुझे उसमें इसलिए मज़ा आया क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया मुझे शूट करना था, और अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मिलना था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैसे भी जिस रीजन में गए आप उनसे मुलाकात करी, उनकी जर्नी, उनके खाना, उनका रहना, सब आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी दूर से खुशबू आ रही थी और मैं सूंघते सूंघते यहाँ पहुँच गया। मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो खाना पक रहा है वो मुगलिया ज़माने से लोग हैं जो पका रहे हैं, और आपके दादा परदादा वो सब इसी काम में थे। मेरा नाम जावेद है। मेरा नाम अमरीश। हाँ अमरीश। अमरीश, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर, पूछिए। आपने ये जगह क्यों चुनी, आरू को ही क्यों चुना टेंट्स के लिए? हम लोग जो है जब कश्मीर पहुँचे थे इस शो की शूट करने, तो
आर्मी की हेल्प से हम लोग ऐसे रिमोट एरियाज़ में गए जहाँ पर आम जनता का जाना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। और हमने वो जगहें देखी हैं जहाँ पर शायद कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब उसे देखिए आप तो आपको लगेगा कि वाकई में आप कश्मीर क्या जन्नत में ही हैं जैसे बोला जाता है। मैं गुजर रहा हूँ सिंथन दर्रे से, मेरी बाईं ओर है जम्मू और मेरे दाहिनी तरफ है कश्मीर। यहीं से मुगल कश्मीर में दाखिल हुए और उन्होंने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और यहीं से मैं अभी कश्मीर जा रहा हूँ। स्क्रीन पे आना, स्क्रीन पे दिखना और लोगों से इंटरेक्ट करना, ये एक बड़ा अच्छा फैक्टर था जिसकी वजह से मुझे लगा कि एक्टिंग भी करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी मुलाकात उन लोगों से और उन जगहों पर हो जाती है जो एज अ राइटर या बिहाइंड द सीन या प्रोडक्शन में जो आप करते हैं वो आप शायद नहीं कर पाएँ। राइट सर, डेफिनेटली आई एग्री सर। सर जैसा कि आपने मेंशन किया था कि आपने फिर आगे एक्टिंग को कंटिन्यू नहीं किया, एंड सर इतने गैप के बाद हमने बहुत कम देखा आपको एक्ट करते हुए, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हाँ, शायद ये आप कह सकती हैं कि मैंने रेगुलरली जिसे कहते हैं ना कि एक शो ख़त्म हुआ दूसरे शो में आप आए फिर तीसरे शो में आए, वो मैंने नहीं किया बिकॉज आई थिंक आई वॉज वेरी बिजी इन डूइंग स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायरेक्शन फॉर डॉक्यूमेंट्रीज फॉर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन शोज़। और अभी बल्कि अगर मैं आपको रिसेंटली बताऊं अपना एक्सपीरियंस, तो मैंने अभी एक शो लिखा था, उसे डायरेक्ट भी किया था। तो उसके एक प्रोड्यूसर हैं हमारे बड़े अच्छे मित्र कह सकता हूं मैं उन्हें, और उनका नाम है वामन आचार्य। तो वो प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने कहा कि यार आप जो है ना आप इसमें एक कैरेक्टर करिए, इसमें एक वो करिए। और ये उन्होंने मेरी बात को मेरे ऊपर डाल दिया। मैं बताऊं कैसे किया उन्होंने। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा वामन एक कैरेक्टर है जो आप कर सकते हैं, मुझे लगता है आप बड़े अच्छे से करेंगे इसमें। तो वो थोड़ा सा ना इसको लेकर दुविधा में थे कि यार बीइंग ए प्रोड्यूसर मैं मेरे पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, प्रोडक्शन देखना है, कैमरा इक्विपमेंट और ये वो। मैंने उनसे कहा वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप एक कैरेक्टर करिए, इसमें बड़ा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने शायद इस बात को मजाक में लिया और उन्होंने मुझसे कह दिया कि यार ऐसा करो, ये जो तुमने लिखा है इसमें एक कैरेक्टर तुम कर लो। तो ये हम दोनों ने शायद एक दूसरे को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। और अगर आप वो शो देखेंगी, अभी वो रिसेंटली हम लोगों ने किया है, वो शो है यूट्यूब का शो है और सिटकॉम है। तो उसमें एक कैरेक्टर मैंने किया है, एक हमारे प्रोड्यूसर जो हैं उन्होंने किया है, और बाकी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जो एक्टर्स थे, वो कोई आरजे था और कोई बिजनेस क्लास से था, कोई सीए था, बट दे वर ऑल इन्वॉल्व इन डूइंग सर्टेन थिएटर प्लेज ऑल ओवर दिल्ली। ये क्योंकि हमने दिल्ली में शूट किया था, तो हमें लोकल, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं था, तो हमें दिल्ली के लोकल आर्टिस्ट ही चाहिए थे। और आर्टिस्ट भी वो चाहिए थे जो सिर्फ पैसे के लिए ना आए कि भाई एक्टिंग करने जाना है, लाइमलाइट में आऊँगा, पैसे मिलेगा। ये सारे लोग जो है ना एस्टेब्लिश लोग थे, दे वर हैविंग ऑल दोज बिग कार्स एंड उनके पास पैसा भी था। तो हमें ये समझ में आ गया कि इन लोगों को लेंगे तो हमें जो एक्टर्स चाहिए, एक तो वो मिलेगा, दूसरा हमें लालची लोग नहीं मिलेंगे। लालची इस सेंस में कि कोई एक्टिंग में इसलिए ना आए कि भाई पैसा कमाना है। अगर आप बड़े किसी भी एक्टर को लें तो उनकी जो जर्नी है वो हमेशा ऐसे शुरुआत हुई है कि उन्होंने पैसे को कभी तरजीह नहीं दी, पैसे को कभी उन्होंने इंपॉर्टेंस वो नहीं दी कि मैं जाऊंगा एक्टिंग करूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। आप किसी भी बड़े एक्टर का नाम ले लीजिए, वो अनुपम खेर साहब हों या अमिताभ बच्चन हों या कोई हो, छोटे छोटे रोल्स भीड़ में खड़े हुए हैं, क्राउड से स्टार्ट करिए। अमिताभ बच्चन साहब की तो एक ऐसा भी है, और पीछे से उन्होंने कुछ काम किया। शाहिद कपूर को ले लें आप, वो पीछे एक बैकग्राउंड डांसर थे। तो उन्होंने अपने आप को पहले इस्टेब्लिश किया एज एन एक्टर, लोगों को बताया कि मुझे एक्टिंग आती है और मैं ये भी कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने जो है जब वो किसी एक जगह पे मकाम पे पहुँच गए, तब फिर उन्होंने दे स्टार्टेड चार्जिंग मनी, जो उनको डिज़र्व लगता था कि डिज़र्व करते हैं वो लोग। तो ये जो हमारा शो था, अगर आप यूट्यूब पे आप जाइए, देसी इंग्लिश बॉयज़ के नाम से है और बड़ा अच्छा शो है। एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड करके चैनल है, उसको आप देखिए। और जो आजकल होता है कि लड़के जब एक साथ रह रहे होते हैं तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, उससे रिलेटेड है, तो आपको मज़ा आएगा। और अभी बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप भी हैं इसी टाइप की, जिसमें मैं एक्ट भी करूँगा और आई एम राइटिंग ए फीचर फिल्म। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। तो प्रोसेस तो यही है कि आप पहले कुछ लिख लीजिए, अपने आप को इस्टेब्लिश कर दीजिए, और फिर अगर आपको मौका मिलता है तो आप एज एन एक्टर भी उसमें काम कर सकते हैं। राइट सर, डेफिनेटली सर, आई विल वॉच दिस सीरीज ऑन यूट्यूब डेफिनेटली। सर आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स में काम किया, इनफैक्ट इतने बड़े बड़े शोज़ भी किए हैं, देन आई वुड लाइक टू नो कि हाउ एंड वाई यूट्यूब।
मतलब लोग इंस्टा रील्स एंड यूट्यूब को यूज़ करते हैं टू गेट टू द बिग शोज, देन हाउ डिड यू लैंड अप हियर? जैसे अभी आपने एक डायलॉग मारा था ना एक फिल्म का, वो एंटरटेनमेंट ऐसी एक एक्टर हैं हमारे SR के साहब, उन्होंने कहा था कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। Definitely. और ये उनके अंदर है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मतलब जैसे वो कहते थे कुछ देवानंद और कुछ शाहरुख खान की मिमिक्री अगर आप इसे बोल सकती हैं। लेकिन उनका मानना उस फिल्म में एज ए कैरेक्टर था। मेरा मानना रियल लाइफ में है कि आप कुछ भी कर रहे होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में ऐड ऑन कर रहा होता है, तो छोटा और बड़ा तो नहीं कह सकते। और यूट्यूब इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म राइट नाउ। और साथ में अगर आप बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल शोज़ देखें जो उन लोग की स्ट्रैटेजी ये होती है कि वो एक एपिसोड जो है वो यूट्यूब पर रिलीज़ कर देते हैं और वहाँ से इफ़ यू वांट टू वॉच रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स तो वो लिंक भेजते हैं उसे। तो प्रमोशन की भी स्ट्रैटेजी है और यूट्यूब की रीच ज़्यादा है। यूथ के पास इस वक्त हमेशा मोबाइल रहता है तो वो उस पर देख सकते हैं। तो आई थिंक आप हमेशा अपनी ऑडियंस के बीच में रहें, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। जैसे अगर थिएटर में आप अपनी फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं तो उनको वहाँ आना पड़ेगा और वो रिलीज़ तक ही रहेगा, जैसे 3 महीने या 2 महीने, या हिट हो गई तो 4-6 महीने, लेकिन फ्लॉप हो गई तो 1 महीना। यहाँ पे आप एक हिट शो बनाएं, एक फ्लॉप शो बनाएं, कुछ भी बनाएं, बट इट इज़ अवेलेबल टू एवरीवन हु वांट टू वॉच इट। आप मेट्रो में हैं, आप कार में हैं, आपका टाइम नहीं कट रहा है, आप कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, आपके अपने ऊपर होता है कि आप किस टाइप के शोज़ देखना चाहते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो हमारा ये शो जो था ये बड़ा पॉजिटिव शो था लोगों को बताने के लिए कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश की बात करी गई है इस शो में। और जैसे बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ इसलिए कि वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते, उनका प्रमोशन नहीं होता है, या वो बड़े अच्छे स्कोर्स नहीं ला पाते हैं आइल्स वगैरह में, तो वो यहाँ से इस तरह के शो से इंस्पायर होते हैं, फिर उनकी प्रिपरेशन होती है और वो आगे अपनी लाइफ में जर्नी में अपनी बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं। तो एक तरीके से हमारा ये जो है कंट्रीब्यूशन भी है सोसाइटी के लिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक डूइंग द एंटरटेनमेंट थिंग, बट यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो हमने शायद इसीलिए भी चूज़ किया क्योंकि वो लोगों की रीच में है, हम इंस्पायर कर सकते हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट भी अपने आप को एक तरीके से कह सकते हैं, बिकॉज वी आर इंस्पायरिंग पीपल एंड टेलिंग देम व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड वेयर टू डू। तो ये आई थिंक फिर मैं कहूँगा कि यूट्यूब तो फिर छोटा नहीं रहा, यूट्यूब तो वाकई में वैसे भी बहुत बड़ा है, सभी जानते हैं। हाँ, मेरी अपनी जर्नी एक बड़े प्लेटफॉर्म से आके एक छोटे उस पर आना, छोटा इसलिए इस सेंस में कह रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि 70 mm पे नज़र आएंगे तो वो बड़ा है। यूट्यूब 70 mm नहीं है। यूट्यूब आपके घर के अंदर जो स्क्रीन है या आप उस पर बड़े टेलीविज़न पे एंड्रॉयड है तो उस पर देख सकते हैं, बट इट्स वेरी बिग राइट नाउ और लोग उसकी तरफ जाते हैं, उससे सीखते हैं और आपको भी मौका मिलता है दैट यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू योर ऑडियंस। तो आप एज अ राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन पर्सन, मोटिवेटर, जो भी आप अपने आप को कहलाना चाहें और आप चाहते हैं कि उसको लोगों तक पहुंचाएं, तो यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म आई गेस। I agree, sir. Sir, as we know that contacts and references, they play a huge role in the industry. तो उसके बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा स्वाति कि हमारे रेफरेंसेस और कांटेक्ट जो हैं बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें काम दिलवाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी न्यूज़पेपर में एक हेल्पर की, एक इंजीनियर की और डिफरेंट फील्ड्स की जो जॉब्स होती हैं वो तो अवेलेबल होती हैं, पर कभी ये नहीं लिखा होता एक्टर्स चाहिए या राइटर्स चाहिए। अभी इंटरनेट जब से आया है तब तो ये फिर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप बहुत सारी जॉब्स सर्च कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब बड़ा रेफरेंस से काम होता था। जब जैसे आपने BBC का, मैंने आपको बताया था कि BBC का मैंने एक शो किया था और ये इंग्लैंड से ही लोग आए थे और उन्होंने यहाँ इंडिया में शूट करना था, पूरा वॉर सीन शूट करना था। महाभारत के ऊपर थी ये डॉक्यूमेंट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे एक इंडस्ट्री की एक वो है क्या कहते हैं आर्ट डायरेक्टर, उनको असिस्ट करने का मौका मिला। वो इसकी कॉस्ट्यूम्स कर रही थी, तो हमने हरियाणा के बहुत ही रिमोट एरियाज़ में जाके ये डॉक्यूमेंट्री शूट करी थी और ये रेफरेंस की वजह से हुआ कि मुझे वो मिल गया, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि कोई लंदन से और वहाँ से आया और ये डॉक्यूमेंट्री इंडिया में शूट हो रही है। बहुत बड़े लेवल पे थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमने करीब 1000 तो सैनिकों के लिए वो ऑडिशन किए थे जो सिर्फ कि सेना कैसी दिखेगी, महाभारत के ऊपर तक किया। और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं आपको बताऊं। मेरी आर्ट डायरेक्टर ने कहा कि जावेद आप हाथी अरेंज करने हैं
अब ज़िंदगी में हाथी के मतलब आपने देखे हैं बचपन में, घोड़े आपने देखे हैं, लेकिन अरेंज करने का मतलब क्या क्या, मैं क्या फ़ोन करूं हाथी वालों को, कहाँ से होते हैं, कुछ पता नहीं था। तो मैंने अपने रिसोर्सेज का मतलब आप अपने जानने वालों से पूछते हैं कि भाई तुमने किसी हाथी वाले को जानते हो या, तो मुझे उस प्रोसेस में ये पता चला कि यमुना के किनारे जो हैं इनकी पूरी एक बस्ती टाइप की है, हाथी वहीं रहते हैं और वहाँ पर आपको पता चल सकता है। तो मैं गया, मैंने वो हाथी वालों से बात करी कि हमें अपने इस सीक्वेंस के लिए, ये वॉर सीक्वेंस है, महाभारत के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है बहुत बड़े स्केल पे और 15-20 हाथी चाहिए। तो फिर उन्होंने अपने पैसे बताए और इस तरीके से उन्होंने कहा कब चाहिए, मैंने कहा हमें तो अब 4-5 दिन बाद शूट है तो तब चाहिए। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आज पहुँच जाएँ, आज चल देंगे। तो मैंने कहा भैया 3 दिन बाद है, आज क्यों बजाएं, करा हाथी हैं सर, ये रॉकेट थोड़ी है कि फ़ौरन पहुंच जाएंगे, ये चलना शुरू करेंगे। आपकी शूट है 70 किलोमीटर दूर गांव के अंदर हरियाणा में, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना 2 दिन तो लग जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, हमें भी रेस्ट करना होता है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और रेफरेंस की अब जैसे मैं आपकी ये देसी इंग्लिश बॉयज़ की बात करूँ तो इसमें हमारे एक बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर भी हैं एक एपिसोड में, और मेरा तो उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन रेफरेंस की वजह से वो इस शूट में आ गए और आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने ऐसा किया कि मेरे कहने पर वो एक छोटा सा रोल करने आ गए। और आगे भी उनके साथ बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं। और वामन को भी शायद यही लगा होगा कि यार हमारी जो सीरीज़ है ना, ये सब न्यूकमर्स हैं, तो एक फैक्टर वो भी होना चाहिए जो लोगों को लगे कि हाँ इस कैरेक्टर को, ये इस आर्टिस्ट को मैंने देखा है। तो इस तरीके से हमने और वामन ने दोनों ने प्लान किया कि कैसे हम ले सकते हैं। और फिर हमने अपने लोगों से कांटेक्ट किए और हमें पता चला इनका सलीम शाह नाम है उनका, और नसीरुद्दीन शाह से उनका रिलेशन भी है। काफ़ी सारी फिल्म्स करी हैं, आप जब इसे नेट पर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा उनकी कौन कौन सी फिल्म्स हैं। तो ये रेफरेंस पे ही हमें इतने बड़े आर्टिस्ट मिल गए अपने शो के लिए। रेफरेंस से ही हम लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं, रेफरेंस से ही हम लोग जॉब्स मिलती हैं हमें, और राइटिंग के असाइनमेंट्स मिलते हैं। जैसे मैं वामन को नहीं जानता था जिन्होंने ये शो किया था, देसी इंग्लिश बॉय एज ए प्रोड्यूसर। किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक प्रोड्यूसर हैं, वो एक सीरीज़ बना रहे हैं, सिटकॉम है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और ये हमारी पहली मीटिंग भी बड़ी अच्छी रही थी कि हमें लगा कि हम लोग साथ काम कर सकते हैं। और टचवुड उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी और आने वाली बहुत सारी सीरीज़ और फिल्म्स के हम लोग मेन स्ट्रीम सिनेमा की मैं बात कर रहा हूँ, वो लाइंड अप हैं और सब कुछ सही रहा। तो कहते हैं ना कि वो आप बस हाथ जोड़ के वह प्रे करते रहिए कि सब चीज़ें सही रहीं, तो इंशाल्लाह 1-8 साल में फिर आपको कुछ बड़ा देखने को भी मिलेगा। बड़ा इन द सेंस जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बड़ा कहलाता है। बड़ा तो आप जो भी कर रहे हैं वो सब बड़ा ही में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रेफरेंसेस, अब जैसे मैं आपसे आज पहली बार मिला हूँ और कल को मुझे लगे कि कहीं पर एक एंकर की ज़रूरत है और वो कहें कि भाई आप किसे जानते हैं, तो मैं वैसे तो बहुत सारे एंकर्स को जानता हूँ, उसमें आपका नाम ऐड हो गया है तो आई कैन गिव योर रेफरेंस, और आप हमेशा जाके बोल सकती हैं कि मुझे उन्होंने भेजा है। और ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कसम से जो मैंने शो किया था, उसमें मैं तो नहीं जानता था ZTV का कोई शो, बड़ा शो आ रहा है। तो उसमें भी मुझे, मेरी एक दोस्त हैं, बड़ी फिल्म डायरेक्टर हैं और उनकी कई सारी फिल्म्स आ चुकी हैं, उनके ये क्रिएटिव डायरेक्टर जानने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे आए हैं, दिल्ली से मैं NDTV से बॉम्बे गया था, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आए तो आप उनसे मिल लीजिए। तो ये रेफरेंस ही तो था कि मैं गया और मुझे कसम से मिला और मैंने, वो बहुत छोटा कैरेक्टर था मेरा, मैं मेन उसमें कास्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे मौका तो मिला ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने जानने वालों से और लोगों से पूछते हैं, बताते हैं, और इस तरीके से रेफरेंसेस से आपको काम मिल जाता है हमारी इंडस्ट्री में। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तो रेफरेंस की खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब रेफरेंस वो वाले रेफरेंस रह गए हैं कि आप जब A-लिस्टर्स जो बॉलीवुड के कहलाते हैं उनसे मिलना है तो आप किस रेफरेंस से जा सकते हैं। आपको हॉलीवुड में कुछ काम करना है तो किस रेफरेंस से जा सकते हैं। हालांकि हॉलीवुड के भी अब रेफरेंस बन गए हैं। AXN पे मैंने काम किया था, तो AXN की जो टीम थी वो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे जो हॉलीवुड में काम करते हैं, एंड दे वर लाइक रियली नाइस पीपल। उन्हें सब ने अपने नंबर्स दिए, सब ने मुझसे कहा कि जब भी आप कभी मतलब स्टेट्स आएँ, अमेरिका आएँ, तो हमसे मिलिए, एंड इफ़ यू वांट टू वर्क इन आवर इंडस्ट्री यू आर मोर देन वेलकम। तो ये तो खैर उन्होंने कहा, ये बड़ा अच्छा जेस्चर था। और 2 बार मैंने AXN के लिए काम किया। ये अलग बात है कि मैं जा नहीं पाया क्योंकि आप यहीं पर उलझे रहते हैं और कुछ आपको मोटिवेशन भी चाहिए होता है कहीं मूव या शिफ्ट करने के लिए। तो वो मोटिवेशन और एक जिसे कहते हैं ना जुनून मेरे अंदर नहीं था कि मैं अपनी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री छोड़ के वहाँ जाऊँ। तो मैं यहीं खुश हूँ। तो जब यहाँ पर कुछ एक बहुत और कुछ अचीव कर लूँगा तो शायद अपने आप वहाँ से कॉल आ जाए। राइट सर, डेफिनेटली सर। सर, टू कंक्लूड विद,
हम जानना चाहेंगे आपके अपकमिंग शोज़ के बारे में, आपके अपकमिंग वर्क्स के बारे में, अगर आप यूट्यूब पे कुछ लेकर आ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। यूट्यूब के लिए भी एक बड़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म है, इनफैक्ट 2 शॉर्ट फिल्म्स हैं, और जो मैंने जैसा कि आपको बताया था हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके साथ ही मैं करने वाला हूँ, वामन के साथ, तो वो लाइनअप है, प्लस एक फ़ीचर फिल्म है जो इंडस्ट्री के ही एक बैनर है उसके लिए कर रहा हूँ, मैं एज अ राइटर लिख रहा हूँ इनफैक्ट। और अभी हमारी एक फ़िल्म जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उर्दू और हिंदी की, रेख्ता.org, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, वो फ्रांस और कांस में अभी गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी पहली फ़िल्म जो थी, पहली फ़िल्म रेख्ता के साथ वो इतने बड़े जगह पर जाके उसका प्रीमियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको मोटिवेट भी करती हैं, ये आपको इंस्पायर भी करती हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए पुश भी करती हैं। कभी आपको लगता है कि नहीं यार 20 साल हो गए, बस कर लिया जितना करना था, लेकिन जैसे ही आपको कोई एक तमगा मिलता है ना, जैसे कहते हैं मेडल, तो ये कांस जो था एक बड़ा तमगा है मेरे लिए और उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अपनी फिल्म वहाँ दिखाई है, तो आप कहते हैं हाँ चलो अब कुछ और किया जाए। तो ये हमारी कोशिश है, मेरी और उनके हमारे प्रोड्यूसर की, कि हम लोग कुछ अच्छा करें, चाहे छोटे लेवल पे करें, यूट्यूब के लिए करें या मेन 70 mm के जैसे कहते हैं ना बिग स्क्रीन के लिए करें, लेकिन आप करें ऐसा जो लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव भी लाए, एंटरटेनमेंट भी करे और आप भी अपना सेटिस्फाई हो जाएं। और हाँ, पैसे तो थोड़े बहुत मिलने चाहिए, मतलब कब तक कब बिना पैसों के रहते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रोड्यूसर को मैं बोलता रहता हूँ, मतलब ठीक है दोस्ती वोस्ती हो गई, पैसे वैसे देता रहो यार, ये क्या कर रहे हो तुम, है बिना सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। सर ये तो मजाक के तौर पर, पैसे तो आपको मिल ही जाते हैं व्हेन यू अचीव समथिंग। I completely agree, sir. Thank you so much. It was really a wonderful conversation with you. Since अभी हमारे पास टाइम की कमी है, but we would definitely like to hear more from you. And हम आगे एक और इंटरव्यू रखेंगे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए और आपके और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं भी चाहूँगा कि आपके शो पे दोबारा आऊँ और आपसे और भी वो सारी चीज़ें शेयर करूँ जिससे लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं या राइटर्स हैं उन्हें कुछ नया पता चले और वो कैसे इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, वो उस जर्नी को भी समझ सकें। तो डेफिनेटली आई वुड लव टू मीट यू एंड कम ऑन दिस शो। यस सर, इंस्पो टॉक्स में हम आपको दोबारा देखेंगे। थैंक यू। तो अगर आप ऐसे ही इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पो टॉक्स. Also, WhatsApp us on this number 798-256-6797 for any kind of promotional videos. Thank you.